कहानी गोल्ड में आपका स्वागत है। चलिए खजाना खोलते हैं। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी पति पत्नी और वो। साहिल, सुमित, सौरभ और रूपम चारों एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे ओहदों पर कार्यरत थे और कंपनी में महत्वपूर्ण ब्रांड्स को हैंडल कर रहे थे। चारों में अच्छी दोस्ती थी। कंपनी मार्केटिंग व सेल्स से संबंधित अपने कर्मियों को इंसेंटिव ट्रिप के नाम पर वर्ल्ड टूर पर भेजती थी और इस तरह कंपनी में कार्यरत कर्मचारी विदेशों के कई देशों में भ्रमण कर चुके थे। इस बार भी इंसेंटिव ट्रिप पर जाने की खबर गर्म थी। ऑफिस में खलबली मची हुई थी। बीवी बच्चों से अलग परिवार की चिंता से दूर दोस्तों सहकर्मियों के साथ विदेश भ्रमण का कुछ अलग ही मजा होता है, जिसका लुत्फ हर कोई उठाना चाहता था। सभी को उत्सुकता थी कि इस बार कहाँ जाना फाइनल होता है। रूपम को तो जरूर ही जाना पड़ता था, क्योंकि अक्सर पूरे ट्रिप के प्रबंधन का कार्यभार उसके कंधों पर आ पड़ता था। एक दिन चारों दोस्त ऑफिस के बाद इसी ऊहापोह व उत्सुकता भरे वार्तालाप में मशगूल थे कि बहुत देर से चुप साहिल बोल पड़ा, यार मैं तो शायद इस बार नहीं जा पाऊंगा। क्यों? तीनों दोस्त एक साथ चौंके, क्योंकि वर्तिका का कहना है कि बहुत समय से हम साथ में कहीं गए नहीं। उसकी छुट्टियां बहुत मुश्किल से मंजूर हुई हैं। दोनों बच्चों को छोड़कर इस बार उसके साथ जाना पड़ेगा, इसलिए दोनों मम्मियों को बुलाया है। लेकिन दोनों की मम्मियों को क्यों? एक से काम नहीं चल रहा था? सुमित ठहाका मारते हुए बोला। नहीं, उसने अपनी मम्मी को फोन किया और मैंने अपनी मम्मी को, और दोनों आने को तैयार हो गईं। साहिल कुढ़कर बोला। मतलब कि दोनों की सास? एक की ही सास को झेलना मुश्किल हो जाता है। जिसकी सास आती है वही ऑफिस से देर से घर जाता है। सौरभ भी ठहाका मारकर हंसता जा रहा था। हाँ यार, सही कह रहा है। और जिसकी मम्मी आती है वह अच्छे बच्चे की तरह टाइम से घर चला जाता है। रूपम भी वार्तालाप का आनंद लेता हुआ बोला। तुम तीनों मस्ती करना, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद कर लेना, मेरी नजरों से भी नजारे देख लेना। साहिल लंबी आह भरते हुए बोला। साहिल के विवाह को 7 साल हो गए थे। शेष तीनों दोस्तों के विवाह को अभी 2 से 4 साल ही हुए थे। सब मस्ती के मूड में तो थे ही, पर पीछे छोड़कर जा रहे परिवारों की चिंता भी थी, इसलिए वो भी घर से किसी न किसी को बुलाने की सोच रहे थे। पहले ट्रिप फाइनल हो जाए फिर मैं भी मम्मी को बुला लूंगा, रूपम बोला। अरे मम्मी को नहीं, सास को बुला, सास को, ताकि बीवी बिना बड़बड़ाए और ना नुकुर के तुझे ट्रिप पर जाने दे। साहिल ने राह सुझाई। हाँ, कह तो सही रहा है, अपनी अपनी सास को बुला लेते हैं, बीवियां भी खुश और हम भी इत्मीनान से ट्रिप पर जा सकेंगे। सौरभ हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला। हाँ, यही ठीक रहेगा। तीनों दोस्तों ने तय कर लिया कि आज ही यह खुशखबरी घर में सुनाकर अपनी अपनी सास का फ्लाइट टिकट बुक करवाकर पत्नियों को इम्प्रेस कर देंगे। घर पहुंचकर तीनों ने पहली खुशखबरी अपनी अपनी सास को बुलाने की सुनाई, दूसरी इंसेंटिव ट्रिप पर जाने की। ट्रिप पर पतियों के मस्ती मारने की बात सोचकर व्यथित तीनों की पत्नियां माओं के आने की बात सुनकर पुलकित हो गईं। तीनों ने पत्नियों की अतिरिक्त खुशी का फायदा उठाया। ट्रिप तो अभी फाइनल नहीं हुआ था, पर अपनी अपनी सास का एयर टिकट बुक करवाकर तीनों ने बीवियों को खुश कर एहसान मढ़ दिया। तीनों अपनी प्लानिंग पर फूले नहीं समा रहे थे कि सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। कंपनी ने मंदी के चलते कंपनी के आर्थिक हालत से निपटने हेतु कंपनी के खर्चों में कटौती के मद्देनजर इंसेंटिव ट्रिप कैंसिल करने का निर्णय ले लिया। तीनों को जैसे सांप सूंघ गया। सासू माओं के टिकट तो नॉन रिफंडेबल थे, ऊपर से बीवियों को क्या कहकर उनके टिकट कैंसिल करवाते। तीनों दोस्त ऑफिस के बाद मिलकर साहिल को भला बुरा कह रहे थे, उसे लानतें भेज रहे थे, दिल की भड़ास निकाल रहे थे। तूने ही उकसाया हमें, यह प्लानिंग तेरी ही थी। मैं तो अपनी मम्मी को बुला रहा था,
रूपम बोला। अरे मैंने क्या किया? मैंने थोड़े न कहा था इतनी जल्दी बीवियों को खुश करने के लिए सासों की टिकट बुक करवा दो। अब भुगतो। साहिल दुष्टता से मुस्कुराया। मैं कम से कम बीवी के साथ ही सही विदेश तो घूमूंगा, पर तुम तीनों अपनी अपनी सास के साथ एंजॉय करो। तीनों उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। पहली पीढ़ी तक बहुएं अपनी सासों से जितनी घबराती थीं, नई पीढ़ी के दामाद अपनी सासों से उससे ज्यादा घबराते नजर आते हैं। मतलब कि पति पत्नी के बीच वो यानी सास हमेशा तनाव का कारण बनी रही, फिर सास चाहे किसी की भी हो। साहिल हंसता हुआ यह कहकर बाहर निकल गया कि ट्रिप पर जाने की तैयारी करनी है। तुम अपनी समस्या का कुछ हल सोचो, वरना एंजॉय विद योर सासू माँ। तीनों का मन कर रहा था कि जाते हुए साहिल को दबोच कर दिल की सारी कसक निकाल ले। अब रूपम ठुड्डी पर हाथ रखता हुआ बोला, ट्रिप तो मात्र 10 दिन का ही था, पर मेरी सासू माँ का ट्रिप तो 20 दिन का है। विदेश घूमने की खुशी में मैंने मंजूर कर लिया था। सोचा था आने के बाद पेंडिंग काम निपटाने का बहाना करके देर से घर जाकर बाकी के 10 दिन काट लूंगा। मेरी सास तो टीचर रह चुकी है, मुझे भी विद्यार्थी समझकर कई पाठ पढ़ाती रहती है। जिंदगी के प्रति उनके नजरिए को समझते समझते तो मैं अपना नजरिया भूल जाऊंगा। और मेरी सास बैंक से रिटायर्ड, हर वक्त पैसे बचाने की बात करेगी, और सैलरी के बारे में तो ऐसे पूछती है जैसे एक एक पैसे का हिसाब लगाकर रट्टा लगाना हो। सौरभ भी बड़बड़ाया, यह तो कुछ भी नहीं जो मेरी सास करती है। जब तक रहेगी तब तक जताती रहेगी कि मैंने पत्नी के रूप उनकी लाडली सुयोग्य इकलौती फूल जैसी बेटी को पाया, जो उनकी संपत्ति की इकलौती वारिस है। का मुझ पर पूरा हक है और मेरा उनके प्रति फर्ज ही फर्ज, अपने माता पिता के प्रति हो न हो। सुमित ने भी दिल की भड़ास निकाली। तीनों दोस्त बढ़ चढ़कर अपनी अपनी सास की बुराई में मशगूल थे कि रात के 9 बज गए। मैं चला, रूपम हड़बड़ाकर उठता हुआ बोला, वरना मेरी बीवी मेरी सास की ही तो बेटी है। कहकर वह बाहर निकल गया। हमारी भी तो, कहकर सौरभ सुमित भी पीछे पीछे निकल गए। नियत दिन तीनों की सासू माएं पहुंच गई। रूपम की सास अध्यापिका के पद से रिटायर हुई थी, इसलिए उनकी बातचीत हमेशा उपदेशात्मक रहती थी। वे अपनी बेटी व रूपम को हमेशा नादान बच्चा ही समझती थी। बेटी को तो आदत थी, पर रूपम जब तक झल्ला जाता। जब मेरे माँ बाप हमें कुछ नहीं बोलते तो तुम्हारी मम्मी क्यों हमेशा उपदेश देने के मूड में रहती हैं? ठीक से बोलो रूपम, वे तुम्हारी भी माँ है, हमारे भले के लिए ही बोलती हैं। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? रिमी धीमी आवाज में समझाती। तो क्या इस बात पर भी समझाएंगी कि मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसे बात करनी चाहिए? उसे टाइम देना चाहिए, उसके साथ घूमना चाहिए, काम में हाथ बटाना चाहिए, अब बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। तुम्हें है कोई शिकायत मुझसे? अपनी शिकायतें हम खुद निपटा लेंगे। तुम इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से क्यों लगाते हो? माँ ही तो है, बोल दिया तो क्या हुआ? तो फिर बार बार क्यों बोलती हैं? उनके पास बैठना ही मुश्किल है। तुम्हें तो तब पता चले जब मेरी माँ तुम्हें हर समय उपदेश देती रहे। जरा सा भी नहीं सुन पाती हो उनका बोला हुआ, और सही कहें या गलत तुम सुनो। उसकी आवाज ऊंची होने लगती। उधर सौरभ की सास बैंक से रिटायर्ड सौरभ की पत्नी जिया उसे जब भी ठेल ठाल कर मम्मी जी के सामने बैठने को कहती, वो अपना वही टॉपिक शुरू कर देती। बेटा प्राइवेट नौकरी है, जरा हाथ दबाकर खर्च किया करो तुम लोग। आज नहीं बचाओगे तो रिटायरमेंट के बाद क्या खाओगे? कई स्कीमों के बारे में बता सकती हूं मैं तुम्हें, उनमें पैसा इन्वेस्ट करो। हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, तुम्हें तो बताने वाली मैं हूं। फालतू का खर्च करते हो। शीना तो नौकरी और छोटे बच्चे के साथ व्यस्त रहती है, पर तुम तो मेड के साथ मिलकर किचन संभाल सकते हो। कपड़े जूतों से अलमारी भरी है, फिर भी खरीदते रहते हो। जरूरतों को जितना बढ़ाओ बढ़ती हैं, और शौक जितने कम करो कम हो जाते हैं।
सही कहती हैं मम्मी जी। यह सादा जीवन उच्च विचार वाला फलसफा इस बार जिया को रटवा देना। कहकर सौरभ पतली गली से अपना बचाव करता हुआ बिना कारण बताए घर से बाहर निकल जाता और बेमतलब इधर उधर टाइम पास कर घर आ जाता। उसे 1 महीना बिताना पहाड़ जैसा लग रहा था। उधर सुमित भी अपनी सास से बचने के लिए ऑफिस से घर जाने में जानबूझकर देर करता और फटाफट खाना खाकर सो जाता। मगर खाना खाते खाते भी मम्मी जी अपनी बात कहने से बाज नहीं आती। कितना दुबला और थका हुआ लग रहा है बेटा, इतनी जान मारने की क्या जरूरत है? तुम लोग तो वहीं आ जाओ, जो भी नौकरी मिले वहीं कर लो। आखिर शानिका हमारी इकलौती बेटी है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए जो तुम्हें इतनी सुंदर सुगढ़ और योग्य पत्नी मिली है, जो इतनी धन संपत्ति की अकेली वारिस भी है। फिर हमारे प्रति भी तो तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। सुमित का दिल करता कि कहे, मम्मी जी ये सब पता होता तो शानिका के सलोने मुखड़े पर फिदा होने से पहले 10 बार सोचता, पर प्रत्यक्ष में कहता, मम्मी जी आपकी उम्र में इतनी देर भूखा रहना ठीक नहीं, आप जल्दी खाकर सो जाया कीजिए। कैसे सो जाऊं बेटा, तुमसे बात किए बिना दिल ही नहीं मानता। हमारे सब कुछ तुम ही तो हो, थोड़ा जल्दी आ जाया करो। सुनकर सुमित कुढ़ जाता, कहना चाहता कि आपकी बेटी तो मेरे माता पिता की कुछ भी नहीं बन पा रही, मैं कैसे बन जाऊं आपका सब कुछ। फिर कहता, ठीक है मम्मी जी, कल से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। उधर साहिल बीवी के साथ विदेश भ्रमण पर था और बेहद रोमांटिक अंदाज के फोटो फेसबुक पर अपलोड कर देता। कभी कुछ फोटो व्हाट्सएप पर भी भेज देता। तीनों दोस्त अपना गुस्सा अपना मोबाइल पटक कर निकालते। साहिल तीनों को जला जला कर खुश होता। सुबह बड़ी प्यारी गुड मॉर्निंग भेजता और रात में हालचाल पूछना न भूलता। तीनों दोस्तों का दिल करता कि उसकी सासू माँ का भी टिकट कटाकर उसी के पास भेज दे। ऐसे ही वे किसी तरह दिन निकाल रहे थे। एक दिन तीनों समुद्र किनारे बैठे सासू पुराण में फिर व्यस्त थे और काफी चर्चा के बाद अब थककर गहन सोच में डूबे समुद्र की लहरें गिन रहे थे। अभी तो आधे दिन ही बीते हैं, मुझे तो घर और बीवी दोनों ही पराये लगने लगे हैं। रूपम खिन्न स्वर में बोला, यार अब समझ में आ रहा है कि बहुएं अपनी सासों से क्यों भागा करती हैं। बेसिर पैर की बातें और बिन मौके के उपदेश भला किसे अच्छे लगते हैं। सौरभ ने विश्लेषण दिया, असल में हर पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को नादान समझती है और अपनी समझ के अनुसार उपदेश देती रहती है, और हर नई पीढ़ी को लगता है पुरानी पीढ़ी को कोई समझ नहीं, वह क्या जाने नए जमाने की बातें। आवाज सुनकर तीनों दोस्तों ने चौंक कर पीछे देखा तो साहिल खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे तू कब आया? मेरा ट्रिप तो 2 हफ्ते का ही था, सुबह ही पहुंचा हूं। आज छुट्टी थी, मुझे पता था। दोस्त लोग यहाँ पर गुप्त मंत्रणा कर रहे होंगे। अरे इसकी सोच यार, एक तरफ अपनी सास और दूसरी तरफ अपनी बीवी और बीवी की सास। खूब पिसेगा अब बाकी दिन बेचारा। सारी छुट्टियों की मस्ती निकल जाएगी। सुमित ठहाका लगाता हुआ बोला, मैं तुम्हारी तरह समस्याओं से पलायन नहीं करता। साहिल दार्शनिक अंदाज में बोला, जैसे समझदार व सहनशील बहू होती है वैसे ही मैं समझदार और सहनशील अच्छे वाला दामाद हूं। बस थोड़ा हैंडल विथ केयर की जरूरत पड़ती है। आखिर माँ तो माँ ही होती है, फिर चाहे बीवी की हो या अपनी। साहिल रहस्यात्मक तरीके से मुस्कुराया। तीनों की कुछ समझ में नहीं आया। एक गुरु मंत्र है बेटा, अपनी सास को खुश कर लो, बीवी फ्री में खुश रहेगी और बोनस में अपनी सास को खुश रखेगी। हो गए ना एक तीर से 3 निशाने। वह कैसे? मतलब कि हम क्या करें? तीनों को साहिल के कहे में काफी गहरा रहस्य दिखाई पड़ रहा था। साहिल ने तीनों के साथ सिर जोड़कर अपनी बात समझाई तो तीनों को समझ में आ गई, और तब भी बात न बनी तो तीनों ने शंका जाहिर की, तो कौन सा भूचाल आ जाएगा? जो चल रहा है वह तो चल ही रहा है। तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है यार। उनसे और उनकी बातों से पलायन करने के बजाय क्यों न सामना किया जाए। तीनों ने अपने अपने ढंग से यह बात कही, मगर प्यार से। साहिल ने बात में संशोधन किया,
तीनों दोस्त एक दूसरे की गलबहियां करते घर की तरफ प्रस्थान कर गए। रूपम घर पहुंचा तो रास्ते में सासू माँ की पसंद की पेस्ट्री खरीद कर ले जाना नहीं भूला। जैसे ही अंदर पहुंचा, सासू माँ के दर्शन लॉबी में ही हो गए। वे टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल देख रही थी। आज रूपम उनको अनदेखा कर बेडरूम में जाने के बजाय उनकी बगल में सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर मनभावन मुस्कान खिंची थी। सासू माँ तो सासू माँ, रिमी भी हैरान। जल्दी कैसे आ गए? तुम तो बोलकर गए थे देर से आऊंगा। रिमी आश्चर्य से बोली। हाँ, जल्दी काम खत्म हो गया। सोचा वर्किंग डेज में तो मम्मी जी के साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाता। आज छुट्टी का दिन उनके साथ बिताया जाए। मम्मी जी लीजिए, आपकी पसंद की पेस्ट्री लाया हूं। मेरी पसंद? पता है तुम्हें? मम्मी जी की आवाज आश्चर्य से भरी थी। हाँ, क्यों नहीं, कई बार बताया रिमी ने। वह प्लेट में पेस्ट्री रख मम्मी जी को देता हुआ बोला। प्लेट लेते हुए मम्मी जी की आंखों में अनायासी तरलता घुल गई थी। अब उनकी जबान नहीं, सिर्फ आंखें बोल रही थीं। और रिमी, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। जब से मम्मी जी आई हैं उन्हें ठीक से कहीं घुमाया भी नहीं है। आज डिनर भी बाहर ही करेंगे। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। आज छुट्टी का दिन, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। पर रूपम ने मम्मी जी को जबरदस्ती कर तैयार होने भेज दिया। रिमी उसे घायल करने वाली मुस्कान से देख रही थी। सौरभ जब घर पहुंचा तो उसकी सासू माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी मटर छील रही थी। आज सौरभ कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गया। बैंक से रिटायर्ड सास के हर समय पैसे बचाने के तरीकों पर भाषण सुनने से बचते सौरभ को मस्त अंदाज में सामने बैठते देख सौरभ की सासू माँ प्रफुल्लित हो गईं। मम्मी जी, सोचता हूँ आज आपसे उन स्कीमों की जानकारी ले लूं, इत्मीनान से। आप सही कहती हैं, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो कुछ ठीक से याद रहता नहीं। आप जिया को इस बार ठीक से समझा दीजिए, फिर विचार करते हैं एक दिन बैठकर। सौरभ साथ में मटर छीलता हुआ बोला। सासू माँ चारों खाने चित्त। हर समय उनके उपदेशों से भागने वाला सौरभ खुद ही यह टॉपिक उठा लाया था। बोली, नहीं बेटा, मैं क्या बताऊंगी भला, तुम तो खुद ही बहुत समझदार हो। मुझ में इतनी समझ कहाँ मम्मी जी, इतना व्यस्त रहता हूं कि किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता। आप इस बार जिया को ठीक से समझा कर जाना सब कुछ। और खाने में क्या बना रही हैं आज आप? आपके बनाए मटर पनीर का तो जवाब नहीं। अपने जैसी कुकिंग जिया को भी सिखा दीजिए। आपके जैसी सुघड़ता नहीं है आपकी बेटी में। सौरभ मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला। मम्मी जी फूलकर कुप्पा हो गई और जिया झूठ मूठ के गुस्से वाली मीठी मुस्कुराहट से उसे निहार रही थी। सुमित घर पहुंचा तो माँ बेटी सिर जोड़े अपनी ही गुफ्तगू में व्यस्त थी। पता नहीं क्या साजिश चल रही है मेरे खिलाफ, सुमित ने सोचा, पर प्रत्यक्ष में मुस्कुराहट बिखेर दी। अरे, तुम कैसे जल्दी आ गए? शानिका उसे देख आश्चर्य से बोली। क्यों, क्या मैं जल्दी नहीं आ सकता? क्यों मम्मी जी? आखिर मम्मी जी के लिए भी तो मेरा कोई फर्ज बनता है। सोचता हूँ 2 दिन का प्रोग्राम आसपास का घूमने का बना लेते हैं, अच्छी आउटिंग हो जाएगी। क्या? शानिका आश्चर्यचकित रह गई। मम्मी जी अप्रोक्ष व परोक्ष रूप से जानती थी कि मम्मी जी के नाम पर सुमित घर से दूर रहने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, कितनी मुश्किल से आ पाती हैं मम्मी जी। मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ, तो मम्मी जी के साथ मिलकर डिसाइड करो कि कहाँ चलना है। कहकर उन्हें आश्चर्यचकित छोड़ सुमित बेडरूम की तरफ चला गया। तीनों दोस्तों ने अगले कुछ दिन समस्या से भागने के बजाय समस्या का सामना कर अपनी अपनी सासू माँ को खुश कर रुखसत किया। तीनों की बेवियां एकदम प्रसन्नचित्त थी अपने अपने पति के बदले अंदाज पर, और उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी। बहुत दिनों से मम्मी जी नहीं आई हैं, आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता उनका। अब मैं ही बात करती हूँ उनसे किसी दिन। अरे पर मम्मी जी तो अभी अभी रहकर गई हैं।
अभी अभी कैसे आएंगी? तीनों दोस्त अनजान भोले बनकर कह रहे थे। मैं आपकी सास की नहीं, अपनी सास की बात कर रही थी, कहते हुए उनकी बीवियों ने समस्त चाशनी अपने स्वरों में उड़ेल दी थी। सुनकर अगले दिन तीनों दोस्त फूलों का गुलदस्ता लेकर साहिल से मिलने चले गए। मान गए। अब जब भी पति पत्नी के बीच किसी भी सास वो के रूप में फंसेगी, तब तुम्हारे ही बताए नक्शे कदम पर चलेंगे। तीनों एक साथ बोल पड़े। तीनों सिर झुकाए साहिल के सामने खड़े थे और वह हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी पति पत्नी और वो। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार फिर लौटूंगी खजाने से एक और सुनहरी याद लेकर। तब तक कहानियों में बसे रहिए।